देखिए, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। देखिए, इसी चैप्टर का एक और नाम है, दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अब समझते हैं ये हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स क्या है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं तो ये दो वर्ड का मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। हेलो एल्केन्स, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हेलो एंड अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ रखा है बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। अल्केन्स क्या होते हैं? दे आर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब एक कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं। अगर वो सब के सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो उसी को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। पहचानने का आसान तरीका था ऑल सिंगल बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? सिंगल होंगे। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या था? लीस्ट रिएक्टिव, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते तो हैं लेकिन उनके करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी। तो मुझे अल्केन समझ में आ गया। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है फॉर्मूला, दैट इज CnH2n+2। यानी कि अगर कार्बन 4 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल +2 होगा, यानी 4 का डबल +2 कर देंगे तो 10। यानी ये फॉर्मूला होगा C4H10 और नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अल्केन है इसलिए सफिक्स प्राइमरी क्या लगेगा? एन। कोई दिक्कत? नो सर। अगर मुझे C7 के लिए लिखना रहेगा तो H कितना होगा? 16। बस आप इन शॉर्ट याद रखा करें, डबल +2 करना है। तो मुझे अल्केन्स में कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में? हेलो। हेलो वर्ड लिया गया है हेलोजन वर्ड से, और अगर मैं इसके भी दो टुकड़े करूं तो दो मतलब होता है। एक हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और दूसरा जिन्स का मतलब है प्रोड्यूसर। यानी कि ये वो एलिमेंट्स हैं हमारे एलिमेंट्स के जो कि सॉल्ट प्रोड्यूस करने में काम करते हैं। अगर आपको याद होगा तो सबसे कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर पे मिलता है वो कौन सा है? बाइकार्बोनेट। एक बाइकार्बोनेट हो गया, लेकिन बड़ी कॉमन सॉल्ट, वो तो आपका एक तरह का बेस होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि बड़ी कॉमन है, एकदम कॉमन सॉल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर क्या क्लोरीन आयन होगा? यस सर। तो ये क्या बिना क्लोरीन आयन का हम कभी भी सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं? नो सर। यानी कि सोडियम क्लोराइड अगर बनाना है तो क्लोरीन आयन होना जरूरी है। हाँ। इस तरह आपने कुछ और नाम सुने, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, सब नाम सुना है आपने? यस सर। ध्यान से देखे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, कहीं न कहीं हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, और इनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। एस्टेटिन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव वाला पार्ट में चला जाता है। बड़ी कॉमन आपने सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब भी अब हम हैलोजन बोला करेंगे, आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हैलो मतलब हैलोजन्स, हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17, और उसका मेंबर कौन कौन हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो, यहाँ तक दिक्कत नो सर। नहीं है। आगे समझते हैं। अब जो हमारे मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। जब हम टॉप से जो आइटम जाएंगे, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ये वाला हिस्सा होता है,
वर्टिकल कॉलम, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। आपने पढ़ा होगा कुल हमारा पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड से मिलके बना हुआ है। पढ़ा क्या आपने ऐसा? यस सर। उसमें जो ये ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 17। इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम नंबर की बात करें तो कितने हैं? 7। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो होगा 2 8 नहीं 2 8 to 10 हो जाएंगे ना, 2,7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब देखें, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो 2 8 7, यानी कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 7। 7। यानी सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। नाम कभी न कभी आपने सुना ही होगा। यस सर। ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर वो एलिमेंट स्टेबल होगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। क्या इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? नो सर। यानी कि ये सबके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 1। 1। यानी कि हर एक हैलोजन ग्रुप जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स का मतलब हो गया हैलोजन। जब भी मैं एक्स कहूँगा मैं किसकी बात करूँगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सबको। सबकी बात कर रहे होंगे। तो क्या सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? यस सर। सब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर मैं फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज होगा कि फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और हम इसको बोलेंगे फ्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड है। हम एफ को बोलते हैं फ्लोरीन, लेकिन अगर इसको आयन के फॉर्म में बोलना है तब हम इसको बोलेंगे फ्लोराइड। बात समझ में आ गई? यस। तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। क्लोराइड आयन। सिमिलरली ब्रोमीन को ब्रोमाइड आयन और आयोडीन को आयोडाइड आयन। इसका नाम क्या होगा? आयोडीन के आयोडाइड? आयोडीन। आयोडीन। अगर आई माइनस है तो आयोडाइड। एक चीज़ क्लियर होगी। अगली चीज़, ग्रुप नंबर 17 पर हमेशा चार्ज आपको कितना देखने को मिलने वाला है सबसे ज़्यादा? -1। क्यों? क्योंकि सब स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल तब होंगे जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब सबके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। यस सर। यानी सब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो सबके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। बोलो यहाँ तो कोई डाउट अब नहीं है। अब मैं जब टॉप से बॉटम जाऊंगा एक ग्रुप के अंदर, तो आप देखिए ये जो इसका पीरियड नंबर है ना, इसका पीरियड नंबर 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5। यानी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जो पीरियड नंबर है ना वो हमें बताता है सेल नंबर। क्या बताता है? सेल नंबर। तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ 2 सेल मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट सेल और ये हमारा सेकेंड सेल। फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। हाँ बोलिए। जो फ्लोरीन था उस पे मतलब आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ तो उस पे F+ आना चाहिए ना? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन और लेगा वो? ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? जब उसके पास 8 होंगे 6 होंगे? आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ये है इसका इनर सेल और ये है इसका आउटर सेल। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 7 तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा? लेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज बढ़ता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव। नहीं, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना बच्चे। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, हाँ। तो इसलिए फ्लोराइड आयन बनेगा। बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे 7 आउटर मोस्ट में तो हाँ उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है हाँ ऑक्टेट, हाँ हाँ। उस पे फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना? नहीं,
आप ऐसे नहीं बताते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है तो चार्ज आएगा। हम चार्ज का ट्रांसफ़र तब बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होगा। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। कन्फिग्रेशन हाँ। लिखूँ तो क्या होगा 281। वन। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब मान लो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, हाँ। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? वन। 10 बचेंगे ना। 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने बच गए? 10। जब यस ये सर। इलेक्ट्रॉन देगा तब पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब नेगेटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एल्युमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 13। कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या लिखेंगे? 283। यस सर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3। ये स्टेबल कब होगा? जब 3 होंगे, 8 होंगे। 8 होंगे। तो इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन मांग ले, या तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। क्योंकि Yes, जब sir. ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा फिर आउटर मोस्ट शेल में? 8। हाँ। तो स्टेबल हो जाएगा। या तो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब बताओ किसी के लिए क्या आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन देना कि 5 लेना? देना। कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यस सर। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 3। तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अब समझिए फ्लोरीन 2,7। अब या तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या आसान है इसके लिए? लेना है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 1। तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, अगर मैं सिर्फ फ्लोरीन एटम की बात करूं तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। आपको बस ये बताना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब जब न्यूट्रल था तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, तब नेगेटिव चार्ज। अगर न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन कम है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, तब पॉजिटिव चार्ज। बोलो, बात समझ Yes, आ sir. गई? हाँ। हम बात कर रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। जो हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, इसके मेंबर्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। 18 ग्रुप के मेंबर्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये हमेशा पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट पीरियड से। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें तो ये देखो इसका पीरियड नंबर कितना आएगा? 3। इसका पीरियड नंबर 4। 4। इसका पीरियड नंबर 6। इसका पीरियड नंबर 2। बात समझ में आ गई? लेकिन इनको छोड़ के जितने भी हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो सब ग्रुप आपके स्टार्ट होंगे कहाँ से? पीरियड नंबर 2 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से। ये कौन सा ग्रुप के मेंबर्स हैं? 7। तो ये पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे कि 2 से? 2 से। तो इसका पीरियड नंबर 2 हो गया। 2 के नीचे 3, 4, 5। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब फर्स्ट वाले ग्रुप को छोड़कर सारे मतलब सेकंड पीरियड से स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट और लास्ट दोनों को छोड़ के। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आपका पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा बना हुआ है। ऐसे ऐसे बना रहता है और लास्ट में ऐसा बना हुआ है। एक यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा, एक यहाँ पर। यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोजन और यहाँ मिलता है हीलियम। बात समझ में आ गई? यस सर। और ये कैसे काम करता है अगर हम इसकी भी बात करें थोड़ा सा, तो देखिए ये होता क्या है
2 8 8 18 18 32 32, ये आपने पढ़ रखा होगा। यस तो देखो पहले पीरियड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में आता है और हीलियम ग्रुप नंबर 18 में, इसलिए फर्स्ट और 18 ग्रुप पीरियड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, बाकी सब पीरियड नंबर 2 से। तो ये तो पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होगा, तो मुझे समझ में आ गया इसका 2 है, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा क्लोरीन, इसके चारों तरफ ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट सेल, ये इसका सेकेंड सेल और ये इसका थर्ड सेल। ब्रोमीन की बात करें तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब ध्यान से देखो, साइज बढ़ रही है घट रही है, सेम ही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो पहली चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमेशा साइज क्या होगी? बढ़ी बढ़ेगी। यानी कि क्लोरीन से आयोडीन जाने पर साइज किसकी बड़ी होगी सबसे ज़्यादा? आयोडीन की। आयोडीन, और उससे कम ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। हाँ, एकदम समझ में आ गया, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हैलोजेंस क्या होते हैं, अल्केन्स क्या होते हैं। जब हम अल्केन्स के अंदर हैलोजन ग्रुप को ऐड कर देंगे तो उससे जो बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? हैलो अल्केन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें मालूम है हमारा अल्केन ग्रुप का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? CnH2n+2। यस सर। अगर मैं सबसे पहला मेंबर ढूंढूं तो सबसे पहला मेंबर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। जैसे मैं 1 रखूंगा, देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा? यस सर। CH4। हाँ। इसका नाम क्या है? मीथिल। मीथेन। मीथिल। आप बताएं, क्या ये अल्केन है? यस सर। क्या यह हैलोजन है? नो सर। क्या हम इसको हैलो अल्केन कह सकते हैं? नहीं। नहीं कह सकते, क्योंकि ये कार्बन है और इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। बोलो सही बात है? यस सर। मैंने क्या कहा, हैलो अल्केन्स कौन होंगे? जो हैलोजन से बनेंगे या अल्केन से बनेंगे? दोनों सर। दोनों से बनेंगे। क्या CH4 में दोनों हैं? नो सर। तो अगर मुझे हैलो अल्केन बनाना है तो क्या मुझे इसके अंदर एक हैलोजन ग्रुप लेना पड़ेगा? चलो, अब मैं जैसे ही मान लो एक हैलोजन X लेके आता हूँ तो मुझे इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखो जैसे मैं जोड़ूंगा, कार्बन कितने बॉन्ड बना दिया? 5। 5। क्या मुझे पहले से मालूम है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है? यस सर। इसमें तो डाउट है नहीं हमारे पास। नो सर। यानी हैलोजन तब ही ऐड होगा जब इन चारों में से कोई एक बॉन्ड हम तोड़ चुके होंगे। यानी जो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर मैं हटा दूं तभी हैलोजन ऐड होगा, अदरवाइज हैलोजन ऐड होने वाला नहीं। बोलो, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो इस 4 में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ दूँ। कौन सा बॉन्ड तोड़ूँ? मान लो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। सर कोई एटम में जैसे कार्बन था यहाँ पे, हाँ तो हम लोग को पता है कि इसमें 4 ही बॉन्ड बनेगा। अगर हाँ। कोई भी एटम में तो कैसे पता चलेगा कि कितने बॉन्ड बनेगा? वेरी गुड, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब। यस और सर। हमें इतना पता है कि हमें सब कुछ कहाँ करना है? अल्केन्स के अंदर। तो अल्केन्स में कौन रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन, और कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि अल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अभी देखो स्टार्टिंग में हमने क्या बताया है, अल्केन्स क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और हाइड्रोकार्बन मतलब किससे बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से। यानी कि सिर्फ कार्बन होंगे और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब कोई दिक्कत? मतलब हाँ, जो लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना बॉन्ड बनेगा ना? बनाने के चांसेस हैं। कई बार वो बनाएगा, कई बार नहीं बनाएगा, वो अलग अलग केस होते हैं।
हमें सिर्फ अपने हाइड्रोकार्बन पर ध्यान देना है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हमारे पास कौन है? कार्बन। वो बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, दोनों ही केसेस होती हैं। अभी हमारे पास सिर्फ कौन होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। चार। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या समझ में आया, इसमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा ये क्या बन जाएगा? यस सर। CH3। क्या CH3 स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। क्या CH3 को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ऐसा होगा, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड सुना है कभी? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और ये आप याद रखोगे, बहुत बार काम आएगा ना। यस सर। मान लो दो एलिमेंट है A और B, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के आपस में बॉन्ड बना दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बन गया हमारा AB। ये जो AB बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक A का, दूसरा B का। अब क्या होगा ना कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या आप कह सकते हो कि A और B में बराबर बराबर ही बॉन्ड टूटेगा, कि ज़्यादा और छोट मतलब कम और ज़्यादा भी बढ़ सकता है? यस सर, कम ज़्यादा। बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर बराबर हुआ तो A को वापस से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और B को उसका इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जो ये बॉन्ड का टूटना है हम उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब टूटना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजन, जो कि बायो के टर्म में आपने सुना होगा कभी न कभी। बाइनरी फिजन का नाम सुना था कभी आपने 10th में? यस सर। ठीक है, तो क्लीवेज का मतलब टूटना। अगर बॉन्ड बराबर बराबर टूटा यानी कि हिस्सा सेम सेम होगा, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज। होमो वर्ड का मतलब याद आ गया, क्या था? सेम। सेम। जब इलेक्ट्रॉन टूट के, बेसिकली बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज। और अगर अलग अलग टूट गए तो मतलब किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम, तो हेटेरोलिटिक। वेरी गुड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझे, बराबर बराबर बटेगा कि अलग अलग, ये डिपेंड करता है A और B के नेचर पर। क्या मैं कह सकता हूँ कि ऐसा चांसेस है कि A और B दोनों की स्ट्रेंथ बराबर हो? सर हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड का करें तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा ना? हम कह नहीं सकते हैं, अब तो डिपेंड करता है ये जो दो लोग हैं A और B, इनका नेचर कैसा है, समझते हैं? हाँ बोले। जो टूट रहा था वो इलेक्ट्रॉन था ना? जो टूटा है वो बॉन्ड है, वो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना हुआ था। अच्छा, वो ए और बी कनेक्टेड थे तो वो ब्रेक हुआ है आपस में। हाँ, बात समझ में आ ए गई और अब? बी। हाँ, अब देखो, यस। अब हो सकता है A और B दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो, सेम हो, मतलब A अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और B भी खींचेगा। अगर मैं कहूँ कि दोनों की स्ट्रेंथ एकदम सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी पास ज़्यादा चाहेगा, A के पास कि B के पास? अगर सेम है तो बराबर ही होगा। बराबर बराबर जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। 2 थे। बराबर बराबर का मतलब एक A के पास और एक बी के पास। B के पास। तो हम कहेंगे इस केस में किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया। यस सर। एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है हर बार दोनों एलिमेंट का स्ट्रेंथ सेम ही होगा? नो सर। क्या अलग अलग हो सकता है? हाँ। अगर अलग अलग होगा तो क्या एक केस ये होगा कि A बड़ा हो और B छोटा? हाँ। पहला केस हम बात करते हैं किसको, A को बड़ा मान लेते हैं और B को बड़ा मानने का मतलब, हाँ, A की स्ट्रेंथ ज़्यादा और B की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना दोनों का, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब मैंने कहा A स्ट्रॉन्ग है, मान लेते हैं A स्ट्रॉन्ग होगा तो A के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक से ज़्यादा आएगा, एक से कम आएगा।
एक से ज़्यादा है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए? यस सर। नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्या जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि सिर्फ ए खींचेगा? दोनों खींचेंगे। लेकिन मैंने कहा ए स्ट्रांग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी एकदम नहीं खींचा होगा। क्या बी भी थोड़ा बहुत खींचा होगा? यस सर। और ए भी खींचा होगा, लेकिन ए के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा और बी के पास इलेक्ट्रॉन कम। कम। क्या ये कहना गलत है कि बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा? लेकिन सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ। अब देखो आपके पास डाउट कहाँ से आ रही है। सर इलेक्ट्रॉन दो हैं, एक ए ने ले लिया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं हम इसको। और ये ऐसे पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे बटा हुआ है दोनों इलेक्ट्रॉन का, ऐसा है ये। ठीक है, तो अब अगर ये बराबर बराबर खींच ले तो दोनों को एक एक मिल गया। लेकिन अगर Yes. मैं कहूँ कि ए की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्या ए थोड़ा सा ज़्यादा खींच सकता अपनी ओर? हाँ। ऐसे जब ये ए ज़्यादा खींचेगा तो ए के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और बी के ऊपर उसके पॉजिटिव। बी के ऊपर पॉजिटिव। थोड़ा सा होल्ड करिए ना, मैं एक कॉल आ रहा उठा लेता हूँ तो बात करता हूँ। हाँ देखिए बच्चे, मान लो जो हमारा ए था वो था एच और जो बी था वो था हमारा सी एल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में हाँ। और क्लोरीन के पास 7 होते हैं। ये तो हमें अभी पता चल गया, ग्रुप नंबर 17 है, सबके पास 7-7 होते हैं। ये तो मैं अभी बता दिया हूँ आपको। हाँ। जितने भी हैलोजन है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब पे 7-7 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर। क्या इसका कंप्लीट है? नो सर। नहीं है। क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? हाइड्रोजन और हीलियम, इनके लिए हम ऑक्टेट नहीं डुप्लेट डिफाइन करते हैं। डुप्लेट का मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये स्टेबल होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन की इनकी टेंडेंसी नहीं होती, सेल की साइज़ बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब बताएं ये स्टेबल कब होगा? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। और ये कब स्टेबल होगा? जब इसके पास 8 होंगे। 8 होंगे। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का उसको देना है। हाँ। अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे दूं तो क्या क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा? यस सर। हाँ। लेकिन क्या हाइड्रोजन स्टेबल होगा? नहीं। नहीं। एक काम करता हूँ, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उठा के हाइड्रोजन को दे दूँ तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा? यस सर। क्या क्लोरीन स्टेबल होगा? अच्छे नहीं होगा। नहीं होगा। यानी एक प्रॉब्लम है, हम किसी एक का इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को दे नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्टेबल तो होना चाहते हैं ना। यस। तो ये करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग शेयर कर लेते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और क्लोरीन के पास कितना बच गया? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ये दोनों मिलके ना एक बॉन्ड बना लिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे पूरा बट गया। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन के भी काम आएगा और क्लोरीन के भी काम आएगा। देखो यस सर। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाँ। यानी हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। यस सर। क्लोरीन के देखे, क्या क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया? हाँ। ये भी स्टेबल हो गया। बोलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत? सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बता रहे थे वो क्या होता है? अब घबराए नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो चीज़ें कनेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो ये मेरा हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब यस सर। जैसे मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, एक चांस ये था कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले और क्लोरीन अपना, मतलब ये बराबर बराबर टूटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन था, अगर बराबर तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेगा, दूसरा क्लोरीन। यानी ये ऐसा बन जाएगा वापस से।
देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही पहले से बचा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, 7 हो गया। दोनों की स्ट्रेंथ सेम थी ना? हाँ, मान ले अगर सेम रहती तब, होती नहीं है, बट मान ले अगर सेम होती तो क्या अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेते? तो यस। बताओ, क्या हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि न्यूट्रल रहेगा? न्यूट्रल है। न्यूट्रल रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले भी इसी का था, अभी भी इसी का है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा? न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल रहेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो क्लोरीन है ना वो दुष्ट है। मान लो क्लोरीन की जो स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। तो बताओ क्लोरीन आधा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि आधा से ज़्यादा खींच लेगा? आधा से ज़्यादा। ये मान लो इतना इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास। दोनों। अच्छा, ये एक है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता तो क्या ये न्यूट्रल रहता इसकी तरह? यस सर। क्या एक से ज़्यादा आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा? हाँ। अच्छा, हाइड्रोजन के हिस्से में कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कि एक इलेक्ट्रॉन से कम का क्लाउड? कम। कम का। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता क्या हाइड्रोजन ऐसा होता? एक से कम होता तो नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता तो ऐसा ही होता ना, लेकिन यस सर। क्या एक इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है, तो तब इसका नहीं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए था, क्या अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उससे कम हो गया? यस सर। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज? उस पर पॉजिटिव है। नहीं नहीं, कौन सा चार्ज कम होगा? इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब कौन सा चार्ज कम होगा? नेगेटिव वाला चार्ज कि पॉजिटिव वाला चार्ज? निगेटिव वाला। नेगेटिव कम होगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अब ध्यान से सुनना, ये एक नेगेटिव का मतलब क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हाँ। क्या इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आए थे कि दोनों से कम आया था? 2 से कम। अगर 2 आते तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खुद का था और एक एक्स्ट्रा आता तो एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन हाँ। क्या इसको सच में एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा मिला कि एक इलेक्ट्रॉन से कम का एक्स्ट्रा मिला है? एक इलेक्ट्रॉन कम का। हाँ, एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा क्लाउड है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि उससे थोड़ा सा कम ही होगा? थोड़ा सा कम। तो ये जो चार्ज है वो एक नेगेटिव होगा कि एक नेगेटिव से थोड़ा सा कम होना चाहिए? थोड़ा सा कम। इसीलिए हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे। इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? डेल। डेल। और हम इसको पढ़ते हैं पार्शियल। क्या पढ़ते हैं? पार्शियल। पार्शियल का मतलब पूरा के पूरा से कम। मतलब कम होगा। हाँ, पूरा से कम, इसलिए हम इसको पार्शियल नेगेटिव बोलेंगे। क्या इसका पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया है कि पूरा से थोड़ा सा कम ही गया होगा? कम गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाता तो +1, कम गया है इसलिए पार्शियल प्लस चार्ज। यानी कि ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? अब नो सर। अब सुनना, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कौन सा, मान लो एक एलिमेंट हमारे पास ए, दूसरा है बी, इन्होंने एक बॉन्ड बनाया ए बी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा? 2 का। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, नेचर है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप फिर से सुनिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। टेंडेंसी का मतलब नेचर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले? शेयर्ड वाले। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो भी हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचने का जो नेचर है ना, टेंडेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो, समझ में आ गया?
अब अगर मैं कहूँ कि बी की खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हाँ। बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बी के ऊपर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। और तो ए के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो नेगेटिव। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब सुनना, क्या ज़रूरी है, मान लो मेरे पास जो कंपाउंड है एक्स वाई, उसमें वाई ही हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा? नो सर। क्या एक्स भी हो सकता है? मान लो हाँ। मैं कहूँ इफ एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, देन वाई, इसका मतलब क्या हुआ? किसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, एक्स की वाई की? एक्स। तो एक्स के पास आधा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक से ज़्यादा जाएगा, एक से कम जाएगा? एक से ज़्यादा है। क्या दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड? नो सर। नहीं जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा टूटेगा। तो इस केस में जो क्लीवेज होगा बॉन्ड का वो कैसा होगा, होमोलिटिक कि हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक। एक बात तो क्लियर हो गया, जब एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरा लेस, तो उस केस में कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा। हमेशा कौन सा क्लीवेज होगा? हेट्रोलिटिक। अब सर यहाँ बताओ। पे जो हाँ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, अगर लूज करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। हाँ, अब एक्स के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और वाई क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्या हमेशा एक्स ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नो सर। क्या वाई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है? हाँ। अगर वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा किसके पास जाता? हाँ, वाई के पास। तो वाई कैसा बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और एक्स कैसा बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बोलो इसमें कोई डाउट अभी तक आपको है तो पूछ लो फटाफट। नो सर। नहीं है ना, एकदम क्लियर हो गया। हाँ। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास ज़्यादा जाएगा, किसके पास कम जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब हमें समझना पड़ेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जितने भी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, कौन से वाले ग्रुप के, 17 के, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। सेव। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या ये तुरंत स्टेबल हो जाएंगे? हाँ। तो ऐसा लगता है ना जैसे ये भूखे हैं इलेक्ट्रॉन को, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को मिलेगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए कि जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी होती है, तो ग्रुप नंबर 17 की। क्यों होती है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तुरंत स्टेबल हो जाएंगे। अब ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से मेंबर हैं, बोलो फटाफट। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, एक एस्टेटिन होता है, उसको छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब आता है, इनमें से किसकी साइज छोटी लग रही है आपको? फ्लोरीन की। और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी। अब जब हम इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, आपको क्या लगता है कौन से इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्लोरीन वाले में, आयोडीन वाले में? मतलब किसके बीच में अट्रैक्शन? अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा होगा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ। और पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच कैसा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। यस सर। तो कौन से वाले केस में, फ्लोरीन वाले केस में या आयोडीन वाले केस में, किस वाले केस में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा? फ्लोरीन वाले में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो पास पास हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम? यस सर। आपने पढ़ रखा होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन कूलम्ब से आएगा R स्क्वायर। पढ़ा है ना आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ। देखो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, और डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। क्या इस केस में डिस्टेंस कम है?
तो फोर्स ज़्यादा। आयोडीन वाला। हाँ। और फोर्स कैसा होगा इसमें? अट्रैक्शन रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन। आप बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की आयोडीन की? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की। पहली चीज़ मुझे समझ में आई कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप कौन है? 17। अब अगर मैं 17 में ढूंढूं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। क्यों है? क्योंकि उसका साइज छोटा है। वेरी गुड, ड्यू टू स्मॉल साइज, या फिर बोल सकते हैं ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है इसीलिए ना। यस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं क्या कह यस। सकता हूँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन। उससे बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, और भी ढेर सारे हैं। बट हमें चार का नाम याद होना चाहिए। कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। मैं जितनी बातें बोलूँगा याद होनी चाहिए, वो सब आप अलग से कहीं लिखोगे और आप उसको बार बार पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है? यस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ढेर सारे होते हैं, लेकिन हमें चार याद करने हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन। उससे क्लोरीन। ज़्यादा फ्लोरीन और नाइट्रोजन। नहीं नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन और उससे कम नाइट्रोजन। आप इसको याद रखने के लिए एक तरीका बना सकते हो, फ़ोन। इसमें क्लोरीन नहीं आता। क्लोरीन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो क्लोरीन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखो 17 ग्रुप भी नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, 17 ग्रुप में सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सब। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है। अब देखो ध्यान से, याद कैसे रखोगे? फ़ोन के टर्म से। फ़ोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन, उससे थोड़ा कम नाइट्रोजन, बीच में क्लोरीन आता है। एक्चुअल ट्रेंड ये है, लेकिन हम आसानी से याद करने के लिए ये तरीका भी यूज कर लेंगे। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड का, आप बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम? फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। अगर मैं इस बॉन्ड के क्लीवेज की बात करूँ कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें क्लीवेज कैसा होगा? होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिक। ये तो कंफर्म हो गया। किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव? फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। बोलो कोई डाउट अब? नो सर। चलो अगला कंपाउंड लेते हैं, HCl। अब बताओ। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उसके पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गया? यस। ठीक है, H2O। अब बताओ। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इन सर पार्शियल पॉजिटिव है। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब लग रहा है आप पहचान पाओगे। यस। चलो अब बताओ। वो क्या बना है? ये लोन पेयर है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। Yes, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होगा? 2,5। हाँ। अब देखो, जो आप सवाल पूछे थे सर कितने बॉन्ड बनाता है, तो आपने कहा क्या अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 बॉन्ड बनाएगा? तो मैंने कहा था नहीं है सर, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। क्यों कहा था? देखो ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अच्छा। कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? 3। 3। तो ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। 5 बनाएगा तो इसके पास ऑक्टेट में ना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में यूज करेगा। एक, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतना बनाएगा। हाँ उतनी कोशिश करेगा। देखो 3 हो गया, और 2 यस सर। इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली पड़ा रह गया। 5 थे, 3 यूज किया, क्या 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है? यस सर। उसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वो कहाँ से आया? 2 वो कहाँ 5 ही तो लोन पे कहाँ पे? ओ बच्चे, देखो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल 5। हाँ। 5 में देखो एक यहाँ पे यूज किया है इसने,
यस एक सर। यहाँ यूज किया, एक यहाँ यूज किया, कितना यूज किया? 3। यस सर। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास बचे होंगे? यस सर। उसी को हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाँ उतना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, हाँ, और जितना बचा बचेगा रहेगा वो। उसको 2-2 का पेयर बना देंगे, उसको हम लोन पेयर बोलेंगे। जैसे अभी हमने एक कंपाउंड बनाया था HCl, सही है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। हाँ। कैसे पता चला? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने यहाँ डाला अपना, तो 6 बचे थे। यानी इसके पास यस। 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। हाँ। आगे समझ में अब? यस सर। ठीक है, अब बताओ इसमें किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव? NH3 पे हाँ, नाइट्रोजन पे पार्शियल निगेटिव है, अब हाइड्रोजन पे पार्शियल अब पॉजिटिव। बता सकते हो ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम। वेरी गुड, ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है अब? नो सर। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत से टॉपिक मुझे बीच में पढ़ाने पड़ेंगे जिसको हम यूज करके आगे बढ़ेंगे, बट कोई बात नहीं, हम आराम से सीखेंगे। ठीक है ना? आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। कल आप इसको रिवाइज करके आओगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।